बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे जीवन से है। बच्चों, आप लोगों ने कौवा देखा होगा, कोयल देखी होगी। इस पर एक छोटा सा गीत पहले सुनते हैं। कौवा काला कोयल काली, कौवा काला कोयल काली, पर कोयल की बात निराली। कौवा काला कोयल काली, पर कोयल की बात निराली। कोयल मीठी बोली सुनाती, इसलिए तो सबको लुभाती। फिर कौवे के बारे में क्या कहते हैं? काँव काँव कर शोर मचाते, कौवे को सभी दूर भगाते। काँव काँव कर शोर मचाते, कौवे को सभी दूर भगाते। देखा ना बच्चों, तो कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक जैसा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? दोनों की बोली। कौवा कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगता है, शोर मचाने लगता है, तो इसीलिए उसे दूर भगा देते हैं। लेकिन कोयल मीठी बोली सुनाती है, उससे सुनने के लोग बेताब रहते हैं। तो कौवे के बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन कोयल के बारे में सभी पूछते हैं। उस पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, काली काली कू कू करती, काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली फिरती। कुछ अपनी धुन में ऐंठी, छिपी हरी पत्तों में बैठी। जो पंचम सुर में है गाती, वही है कोयल कहलाती। तो कोयल तो हमें बहुत लुभाती है। इसका कारण क्या है? इसकी बोली, इसकी मधुर बोली, मधुर वाणी। तो इस पर आज का हमारा विषय है मधुर भाषण, जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के आलोचक हैं। उनकी विशेषता है कि वे बहुत बड़े निबंधकार हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए थे, विद्यानिवास मिश्र जी हुए थे, प्रताप मिश्र जी हुए थे। तो उसी तरह बाबू गुलाब राय आगरा विश्वविद्यालय की ओर से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, सिद्धांत और अध्ययन, नवरस, फिर निराश क्यों, बौद्ध धर्म आदि बहुत सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। उनकी जो रचनाएं हैं वे धर्म के ऊपर आधारित हैं, दर्शन के ऊपर आधारित हैं, मनोविज्ञान के ऊपर आधारित हैं, इतिहास पर भी आधारित हैं और साहित्य पर भी आधारित हैं। तो आज का हमारा विषय है मधुर भाषण। इसका पहला हिस्सा आज हम चर्चा करेंगे। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता रहा है। जानवर जहाँ के तहाँ पड़े हैं, पर मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है। कई जानवरों की अपेक्षा मनुष्य का भौतिक बल कम होते हुए भी मनुष्य बुद्धि के सहारे अधिक सबल हो गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है? भाषा पर। भाषा मनुष्य की एक संपत्ति है। भाषा मनुष्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, क्योंकि जो बाकी जो इतर प्राणी हैं, जो शेर है, चीता है, सिंह है, गाय बैल हैं या कुत्ते बिल्लियां हैं, तो उन पर उनकी जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। लेकिन मनुष्य की जो भाषा है, उस भाषा के कारण ही मनुष्य बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता रहा है, माने आगे बढ़ता रहा है। और सब एक जमाना था जब मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था, लेकिन आज मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बहुत तरक्की कर गया है, विज्ञान में उन्नति कर गया है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। लेकिन जानवर जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। तो भाषा पर मनुष्य का जो विशेष अधिकार है, उसी के कारण ही मनुष्य उन्नति करता
गया है। उत्तरोत्तर उन्नति का मतलब है लगातार उन्नति कर गया है, क्रमागत रूप से उन्नति कर गया है। तो जानवर तो जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, उनकी तुलना में, उनके अपेक्षा, यहाँ पर अपेक्षा शब्द को देखो बच्चों, कई जानवरों की अपेक्षा मनुष्य का भौतिक बल कम है। भौतिक बल कम होते हुए भी मनुष्य किसके सहारे अधिक सबल बन गया है? अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के आधार पर वो आगे बढ़ गया है, सबल बन गया है। वह मनुष्य का भौतिक बल कम है हाथी की तुलना में, या चीता या बाघ, सिंह आदि पशुओं की तुलना में, मगरमच्छ की तुलना में मनुष्य का भौतिक बल बहुत कम है। भौतिक बल का मतलब है जो पार्थिव बल या शारीरिक बल। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे अधिक सबल बन गया है, अर्थात अधिक बलवान बन गया है। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। ये पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इनको मनुष्य अपने अधीन कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। मनुष्य ने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। तो पंच महाभूत है, जो पृथ्वी पर मनुष्य वास करता है, उसका बहुत परिवर्तन मनुष्य करता रहता है। जल पर अपना अधिकार जमा लिया है, आकाश पर अपना अधिकार जमा लिया है, वायु को अपने वश में किया है, और अग्नि को भी अपने वश में किया है। एक छोटी सी मैचिस वो जेब में रखकर भी घूमता रहता है, जो कि अग्नि को अपने वश करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये किस लिए हुआ है? कैसे उसने इन पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है? जो कि यह भाषा के द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही संभव हुआ है। भाषा द्वारा उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, भाषा द्वारा उसे जो बुद्धि प्राप्त हुई है, भाषा द्वारा प्राप्त उससे सहकारिता का बल जो है, सहकारिता का बल मतलब है सहयोग। परस्पर सहयोग से मनुष्य आगे बढ़ता रहता है, और इसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। मनुष्य बड़े बड़े जानवरों को अपने वश में किया है, पंच महाभूतों को अपने वश में किया है। ये भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही संभव हो सका है। सहकारिता का बल का अर्थ है सहयोग, परस्पर सहयोग से आगे बढ़ा है मनुष्य। अगर परस्पर सहयोग न होता तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। ये परस्पर सहयोग कैसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है भाषा के द्वारा। मनुष्य के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर मनुष्य उसे बोलता है, अपने जो गुट है, अपने जो समुदाय है, उसके साथ भाव का विनिमय करता है, विचारों का विनिमय करता है। तो भाषा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा भी होती है, अनुभव की रक्षा होती है। भाषा के माध्यम से वो जो उसका जो चिंतन है, उसका जो मनन है, उसका जो ज्ञान है, बुद्धि है, तो उसकी रक्षा कैसे की जाती है? उसके ग्रंथों के माध्यम से की जाती है, किताबों के माध्यम से की जाती है, जो कि आगे की पीढ़ी उसे पढ़े और उस अनुभव को, उस ज्ञान को प्राप्त करे। अगर भाषा न होती तो यह संभव नहीं होता। भाषा का जो कथित रूप है उसके माध्यम से विचार विनिमय होता है, उसका लिखित रूप जो होता है भाषा का, तो उसके माध्यम से ज्ञान और अनुभव को उसे संजो कर रखता है, उसकी रक्षा करता है। पंच महाभूत तो मैंने कहा कि यह है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। उसको, इन पांचों को अपने वश में कर लिया है मनुष्य ने, अपने अधीन कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। और अनुभव का मतलब है अनुभूति। मनुष्य जो अनुभव करता है, जो अनुभूति उसकी होती है, उस अनुभूति को वो संजो कर रखता है, उसकी किताबों में लिख कर रखता है, विभिन्न रूपों में रखता है। पहले तो ताड़ पत्ते की जो पोथियाँ होती थी उसमें उस अनुभव को संजो कर मनुष्य रखता था। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा का दुरुपयोग सामाजिकता को छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठे हुए लोगों को मिला देता है। एक कटु शब्द मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर देखो बच्चों, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। सामाजिकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है,
अगर मैं समाज में वो नहीं रहता तो वो पशुतुल्य बन जाता। पशु जो होते हैं उनकी कोई सामाजिकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य की जो सामाजिकता है वो किस प्रकार कायम है, वो भाषा द्वारा ही कायम रहता है। कायम का मतलब है बना हुआ है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता बनी हुई है। वो समाज में सबसे मिलजुल कर रहता है, एक भाषा के माध्यम से सबके साथ भावों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा का दुरुपयोग सामाजिकता को छिन्न भिन्न कर देता है। अगर भाषा का दुरुपयोग है तो भाषा का हम सदुपयोग कर सकते हैं, भाषा का दुरुपयोग कर सकते हैं। किसी को हम मीठी वाणी बोल सकते हैं, मीठी वाणी बोलकर उसके नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन किसी को अगर गालियाँ देंगे तो वो सामाजिकता छिन्न भिन्न हो जाती है। बच्चों बताओ तो, अगर कोई तुम्हें गालियाँ दे तुम्हें कैसे लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें कोई मीठी बातें बोलेगा तो कैसा लगेगा? निश्चित रूप से गालियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी वाणी ही सबको अच्छा लगता है। तो भाषा का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। भाषा का दुरुपयोग से सामाजिकता छिन्न भिन्न हो जाती है, इसका मतलब है नष्ट हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। एक मधुर शब्द अगर हम बोल दें तो उससे रूठे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं आपस में। एक मधुर शब्द दो रूठे हुए लोगों को मिला देता है, आपस में मिला देता है। उनमें अगर शत्रुता है तो वो मित्रता में बदल जाती है। लेकिन एक कटु शब्द जो है वो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। वैमनस्य का मतलब नाराजगी उत्पन्न कर देती है, नाराज हो जाते हैं। तो कटु शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए, मधुर शब्द बोलना चाहिए। कटु का मतलब है कड़वा। ये कड़वा शब्द कड़वाहट पैदा कर देता है, लेकिन मधुर शब्द मधुरता पैदा करती है। मधुर, तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारण अर्थ में जो चीज़ मनोनुकूल होती है, मन के अनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर है। उसे माधुर्य कहते हैं। यही माधुर्य भाषा का ही गुण है। भाषा के माध्यम से इसे प्रकट किया जा सकता है। जो चीज़ मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही माधुर्य गुण है। वचनों का माधुर्य, जो हम जो बोली बोलते हैं, हम जो वचन बोलते हैं, तो उसका जो माधुर्य है वो हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। कुंजी का मतलब है चाबी। इससे हृदय द्वार खोले, दो दिल आपस में जुड़ जाते हैं। यह तत्वाकर्षण के आकर्षण से भी बहुत अधिक है, चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तत्वाकर्षण जानते हो बच्चों? तत्वाकर्षण है जो न्यूटन ने, जो सर आइजैक न्यूटन ने जो ये तत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था, तो उससे भी ये वचनों का माधुर्य ये अधिक, इसका आकर्षण अधिक है। चुंबक के आकर्षण, चुंबक जो लोहे को आकर्षित करता है, ये जो वचनों का माधुर्य, जो मीठे वचन, वो चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। इससे लोग आपस में जुड़ते हैं, लेकिन कड़वे शब्द से लोग दूर हो जाते हैं। तो चित्त का मतलब है मन, द्रवित होना का मतलब है पिघलना। दिल पिघल जाता है, दिल में एक कोमलता पैदा हो जाती है। तो फिर यहाँ कबीरदास ने भी और तुलसीदास जी ने भी वही बात कही है। कोयल काको देत है, ये तुलसीदास जी का कथन है। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचनते जग अपनो करी लेत। तुलसीदास जी कहते हैं, जे कोयल किसको क्या देता है? कोयल किसको कुछ नहीं देती। कागा कासो लेत, कागा का मतलब है कौआ। कौआ किससे क्या ले लेता है? लेकिन मीठे वचन से जग अपनो करी लेत। कौन? कोयल। कोयल मीठी बोली बोलकर जग को अपना बना लेता है। कोयल मीठी बोली बोलकर जग को अपना बना लेती है। तो कोयल उसी तरह, कोयल को कोयल सबको भाती है, कोयल का स्वर सबको मधुर लगता है। उसी तरह कबीरदास जी ने भी कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाई के जग अपनो करी ले। कागा काको धन हरे, कागा माने कौआ किसका धन हर लेता है? कुछ नहीं लेता है वो। कोयल काको दे, कोयल किसको क्या देती है? कुछ नहीं देती है। सिर्फ क्या देती है? मीठे स्वर देती है, मीठे शब्द सुनाई के, मीठे शब्द सुनाकर जग अपनो करी ले। मीठे शब्द सुनाकर वह जग को अपना बना लेती है।
तो बच्चों, अब हम संस्कृत साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े कवि और लेखक बाणभट्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बाणभट्ट संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। वे हर्षवर्धन के राजसभा में दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरितम, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरितम की रचना की थी। उनकी और एक बहुत बड़ी रचना है कादंबरी, जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पहला उपन्यास है। लेकिन जब कादंबरी करीब करीब पूरी हो चुकी थी, लेकिन और कुछ हिस्सा उसका बाकी था, तो बाणभट्ट बीमार पड़ गए। तो जब बीमार पड़ गए तो उनकी चिंता हुई कि कादंबरी जो अधूरी रह गई है उसको पूरा कौन करेगा। उनके 2 बेटे थे, तो उन्होंने दोनों बेटे को बुलाया, पूछा। उनके घर के सामने एक पेड़ था जो ठूंठ था, मैंने उसमें पत्ते नहीं थे। तो जो सामने जो सूखा पेड़ है, बताओ तुम लोग उसे एक एक वाक्य में, मैंने उसके बारे में क्या बताओगे। तो बड़े बेटे ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठेते अग्रे, अर्थात आगे सूखी लकड़ी है। छोटे बेटे ने कहा, नीरस तरुवर विलसती पूरत, अर्थात सामने एक नीरस तरुवर शोभा पा रहा है। दोनों बातों का अर्थ एक ही था, लेकिन जो बड़े बेटे ने कहा था वो थोड़ा शब्द उनका कड़वा था, लेकिन छोटे बेटे का शब्द, उनका जो वाक्य था वो बहुत मधुर था। तो इसीलिए बाणभट्ट ने कादंबरी समाप्त करने का दायित्व, उसको पूरा करने का दायित्व अपने छोटे बेटे को दिया। तो यहाँ पर हम एक ही बात को, एक जैसी बात को हम कटु शब्द में भी कह सकते हैं और उसी बात को हम मधुर शब्द में भी कह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठेति अग्रे, और दूसरे बेटे ने कहा, नीरस तरुवर बिलसती पूरत। जैसे हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छे राजा, किसी राजा के बारे में हम वर्णन कर सकते हैं, वो एक अच्छे राजा है, लेकिन और किसी और कोई कहेगा कि वो एक प्रजानुरंजक शासक है, तो इसमें मधुरता अधिक आ जाएगी। तो एक जैसी बातों को हम कड़वे शब्द में भी कह सकते हैं, मधुर शब्द में भी कह सकते हैं। साहित्य में ये शब्द संयोजन का महत्व बहुत अधिक है। साहित्य में मधुर शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है। तो भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना ही साहित्य है। तो साहित्य क्या है? तो भावों को, मनुष्य के मन में जो भाव उद्रेक होते हैं उनको प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना ही साहित्य है। साधारण बोलचाल, ये तो साहित्य की बात है, साधारण बोलचाल में भी मीठी बोली या मीठी वाणी का महत्व बहुत अधिक है। इसका बहुत अधिक प्रभाव है, जिसके बारे में कुछ समय पहले हमने चर्चा की है कि मीठी वाणी का महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है। वो 2 रूठों को मिला देता है। वार्तालाप की शिष्टता, जो शिष्ट शब्द हम कहेंगे, मीठी बोली बोलेंगे, तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। सभी उनके नज़दीक आते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है, समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। यहाँ पर आदर शब्द का अर्थ क्या है? सम्मान। उड़िया में आदर शब्द को स्नेह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आदर शब्द है यहाँ पर सम्मान। हिंदी में इसे सम्मान कहते हैं। आदरणीय इसका मतलब है सम्माननीय। जैसे ये जो है मधुर भाषण, ये एक निबंध है। उड़िया में इसे प्रबंध कहते हैं, लेकिन हिंदी में प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था। इसे निबंध कहते हैं, जो कि एक रचना है, गद्य रचना है। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। यही शिष्टता समाज में मनुष्य को सफलता भी दिलाती है। अगर हम अच्छी बोली बोलेंगे, अच्छा भाषण देंगे, मधुर भाषण देंगे, तो समाज में हमें सफलता मिलेगी। अगर हम कड़वी बातें बोलेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे, लोग उनसे खुलकर बातें नहीं करेंगे। तो वैसे तो पोशाक और चाल ढाल का भी बहुत प्रभाव है। समाज में जो अच्छे पोशाक पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उस चाल चलन, उनका ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा है, तो उसका भी बहुत प्रभाव है। लेकिन जो ऊपरी दिखावा है वो आंतरिक भी होना चाहिए।
और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक वो स्थायी नहीं होता। अर्थात हमारा जो ऊपरी दिखावा है, हमारी जो हम जो दिखाते हैं, हमारा जो पोशाक है, तो वो भी उसका मान भी हमें भाषण से पुष्ट होना चाहिए। तब तक वो जाकर स्थायी हो सकता है। अर्थात हम जैसा काम करेंगे वैसा ही जैसे हम बोली बोलेंगे, काम भी हमारा वैसा होना चाहिए। तो कहा जाता है कि विष भरे कनक घट के संसार में कमी नहीं है। विष से भरे कनक घट माने सोने का कुंभ, ऊपर सोने का कुंभ है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है। अगर हम ऊपरी दिखावा अच्छा है हमारा, लेकिन अंदर हमारा विष भरा हुआ है, अंदर बहुत सारी कुभावनाएं भरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों की संसार में कमी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो मधुर भाषियों की कथनी और करनी में साम्य आवश्यक है। मधुर भाषी जो होते हैं वो जो करेंगे, जो कहेंगे, उसमें समानता आवश्यक है। पर किसी भी कर्म के लिए वचन ही पहली सीढ़ी है। हम किसी भी कर्म करने जाएंगे तो पहले हमें बोलना पड़ेगा, और जो वही बोली हमारी जो मधुर होनी चाहिए। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय दूर करता है। लोग जो कटु वचन बोलते हैं उनसे खुलकर बातें नहीं करते हैं। तो सामाजिक व्यवहार के लिए विचार का विनिमय आवश्यक है। भाषा के माध्यम से ही दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाला जा सकता है। मधुर वाणी के माध्यम से दूसरों पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसीलिए कहा गया है शब्दों का जादू बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़ोरदार होता है। शब्दों का जादू होता है जो उसको बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसमें जो कठिन शब्दों पर तो हमारी चर्चा हुई है, फिर भी देख लेते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार, सहकारिता का मतलब है सहयोगिता, सहयोग, व्यक्त का मतलब है बताना, व्यक्त करना, बताना, वार्तालाप का मतलब है बातचीत, शिष्ट का मतलब है धीर स्थिर या शांत, आदर का मतलब है सम्मान, गलत फहमी का मतलब है भ्रम धारणा, कनक घट का मतलब है स्वर्ण कुंभ, यथेष्ट का मतलब है बहुत, साम्य का मतलब है समानता, चाल ढाल का मतलब है चाल चलन, और जबरदस्त का मतलब है जोरदार। शब्द का जादू बहुत ही जबरदस्त होता है। यहाँ पर विलोम शब्द देखिए, मनुष्य का विलोम शब्द या विपरीत शब्द है मनुष्य का पशु, जानवर का इंसान, आनंद दुख, ज्ञान अज्ञान, उन्नति अवनति, मधुर या कटु, मधुर का विपरीत शब्द है कटु, मित्र का विपरीत शब्द है शत्रु, दुरुपयोग का मतलब है, दुरुपयोग का विपरीत शब्द है सदुपयोग, सफलता का असफलता। इसका अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें मनुष्य, इसका पर्यायवाची शब्द है मानव, जानवर का मतलब है पशु, आनंद खुशी, ज्ञान बुद्धि, उन्नति तरक्की, मधुर मीठी या मीठा, मित्र दोस्त, और इस प्रकार हम सफलता कामयाबी। एक एक शब्द में अगर हम उत्तर दें, इन पांचों प्रश्न है, किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, किसके कारण मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है, किसके द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, मनुष्य की सामाजिकता किसके द्वारा कायम रहे, मनुष्य माधुर्य किसका गुण है। इन सब का उत्तर है भाषा। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है, भाषा के द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, मनुष्य की सामाजिकता भाषा के द्वारा कायम है, और माधुर्य भाषा का ही गुण है। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य किन्हें अपने वश में कर लिया है, वचनों का आकर्षण किससे बढ़कर है, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक अधूरी रह गई थी, क्या मनुष्य को आदर भाजन बनाती है, मधुर भाषी के लिए किसमें साम्य आवश्यक है, शब्दों का जादू कैसा होता है, मनुष्य किन्हें अपने वश में कर लिया है, मनुष्य पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है, वचनों का आकर्षण किससे बढ़कर है, वचनों का आकर्षण चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक अधूरी रह गई थी, बाणभट्ट की कादम्बरी पुस्तक अधूरी रह गई थी, क्या मनुष्य का आदर भाजन बनाती है, भाषा मनुष्य का आदर भाजन बनाती है, भाषा का माधुर्य मनुष्य का आपको आदर भाजन बनाती है, मधुर भाषी के लिए किसमें साम्य आवश्यक है, मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी में साम्य आवश्यक है, शब्दों का जादू कैसा होता है, शब्दों का जादू बड़ा ही जबरदस्त होता है। यहाँ पर उत्तर है मनुष्य पंच महाभूतों को अपने वश में किया है, वचनों का आकर्षण चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है, बाणभट्ट की कादम्बरी पुस्तक अधूरी रह गई थी,
तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को क्या मनुष्य को आदर भाजन बनाती है? वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। और मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी में साम्य आवश्यक है और शब्दों का जादू बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो बच्चों, तो आज का पाठ यहीं तक है और अगले कक्षा में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।